जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। ये चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। तो यहाँ जो तीन टेबल्स दी गई है, इन तीनों टेबल्स में क्या ये जो एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स है डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर नहीं है। तो भाई डायरेक्टली रिलेटेड या फिर डायरेक्टली रिलेटेड यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या है। मान लीजिए कैब की जो फेयर होते हैं जो भाड़ा होते हैं, कैब का भाड़ा देखिए पर किलोमीटर KM और फेयर डिस्टेंस, KM मतलब यहाँ डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर की एगेंस्ट अगर 10 रुपया है तो 2 किलोमीटर के लिए 20 रुपया होंगे, 3 किलोमीटर के लिए 30 रुपया, 4 किलोमीटर के लिए 40 रुपया। तो यह एक चीज़ देख सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फेयर भी, कैब चार्जेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है लेकिन क्या वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। देखिए एक के लिए 10 है तो 2 के लिए 20 है, 2 गुना 10 20 है, 3 के लिए 3 गुना 10 30 है, 4 के लिए 4 गुना 10 40 है। तो भाई ये जो बढ़ने की रेट है पर किलोमीटर 10 रुपया के हिसाब से, यहाँ जितने डिस्टेंस हो रही है उतनी ही हिसाब से चार्जेस बढ़ रहे हैं, कैब चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे हालत में भाई प्रोपोर्शनल चेक करने की तरीका क्या है। तो इसको अगर x1 माना जाए तो ये y1 होगा, इसको x2 माना जाए तो ये y2 होगा, ये अगर x3 है तो ये y3 होगा, और ये x4 है तो ये y4 होगा। तो यहाँ देखिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3 इज इक्वल टू x4 बाई y4। तो यहाँ देखिए x और y की जो रेशियो है सबके केस में सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे नहीं। तो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 इज इक्वल टू x3 बाई y3 इज इक्वल टू x4 बाई y4। तो अब जाकर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, क्या हम इन सब वैल्यूज़ के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा ही लिखेंगे? हाँ भाई, वैसे ही लेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा और एक तरीका है, वो बेटर होगा, इजी होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे लिखना, कंसीडर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 से काटिए, 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ ये जो x बाई वाई का रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 है। अब बाकी सब कुछ चेक करेंगे कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 आ रही है कि नहीं, यानी कि x बाई वाई के बराबर आ रही है कि नहीं। अब देखिए नाउ भाई नीचे लिखना, यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला देखिए 12, दूसरा देखिए 12/15। तो 12 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 3 से कटे 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15। तो विच इज इक्वल टू x बाई वाई, ये x बाई वाई के बराबर है। अच्छा, अब इसको चेक करेंगे 20/25। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो 5 4 ज़ा 25 5 ज़ा 25 विच इज इक्वल टू वही x बाई वाई। ये भी x बाई वाई के बराबर है, ये भी x बाई वाई के बराबर है, क्योंकि x बाई वाई क्या है 4/5 है। नेक्स्ट देखते हैं 24/30 है, तो इसको भी काटिए, कैंसिल करिए, तो 6 4 ज़ा 26 5 ज़ा 30 विच इज ऑल्सो इक्वल टू x बाई वाई। नेक्स्ट क्या है 28/35 28/35, तो इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35, तो इज इक्वल टू x बाई वाई। वैसे ही 32/40 है, 32/40 इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40 है, तो इज इक्वल टू वही x बाई वाई है। नेक्स्ट 80/100 है, 80/100 तो इज इक्वल टू 20 से कटिए 24 ज़ा 80 25 ज़ा 100, तो इज इक्वल टू वही x बाई वाई है, x बाई वाई है ना। तो सब देखिए रेशियो सेम आ रही है, मतलब x बाई वाई इक्वल आ रही। तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ए नंबर का सोल्यूशन हो गया, वैसे ही पे करना। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब बी नंबर के केस में देखिए, पहला x और y इसको मानिए x 1 y 5 है। तो नाउ देखिए 2/6 इज इक्वल टू 1/3 है, नॉट इक्वल टू, ये देखिए
अच्छा यहाँ एक चीज़ लिखिए, देयरफॉर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, एक्स क्या है 1 है और वाई 5 है, तो 1/5 है एक्स बाई वाई। और यहाँ 2/6 का वैल्यू 1/3 आ रही है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रही है। तो ये यहाँ देखिए 1/5 है, पहला वैल्यू 1/5 है और इसका वैल्यू आ रही है 1/3। तो 1/3 नॉट इक्वल टू 1/5, यानी कि 1/x है। ये तो 1/x का वैल्यू है, x बाई वाई का वैल्यू है, 1/x नहीं, x बाई वाई, ये तो x बाई वाई का वैल्यू है। तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो देयरफॉर आप डायरेक्ट लिखिए, पहला वाला मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा है, मतलब 1/5 ये 2/6 की बराबर नहीं है। तो आगे हम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस ऐसे ही लिखने से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, x 6 है और y पहला वैल्यू 8 है। तो देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4 है। 2 से काटिए वैसे ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ नेक्स्ट वैल्यू 12/16 है, 12/16, तो 4 से काटिए, 4 3 12, 4 4 16, तो इज इक्वल टू 3/4 ना, ये भी 3/4 है, तो ये x बाई वाई का बराबर है। नेक्स्ट देखिए 15/20, 15/20 ना, तो इसको भी 5 से घटे, 5 3 15, 5 4 20, तो 3/4, ये भी 3/4, तो 3/4 ये x बाई वाई का बराबर है। नेक्स्ट देखिए 18/24, 18/24 तो इज इक्वल टू 6 3 18, 6 4 24। तो भाई ये 1 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड a b c d एंड e। तो अगर x y प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो यहाँ जो a b c d है, a b c d e है, इनकी वैल्यूज निकलना तो बहुत सिंपल है। पहला देखिए x बाई वाई, यानी कि x y क्या है 642, 642। तो काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं, तो 6 1 जार 6, 6 7 जार 42, तो मतलब 1/7। तो यही 1/7 से बाकी काम चला देंगे। ठीक है, तो 9/a, तो मतलब क्या है 1/7 इज इक्वल टू 9/a, ये 9 है, ये है 9/a, तो इससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a 1 जार a, 7 9 जार 63, तो यहाँ a में 63 होगा, सिंपल है। अब b के केस में देखिए सेम वैसे यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसा है वैसा, b डिवाइडेड बाय 126 है, तो b इंटू 7, 7b इंटू 126, 7b इज इक्वल टू 1 to 126, 126 है। अब b का वैल्यू चाहिए तो 7 से डिवाइड दे देना। ठीक है, तो 7 1 जार 7, 5 × 57, 8 जार 56, तो 18 हुआ, तो b की जगह बस 18 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी नंबर, c चाहिए, तो 1/7 c बाई 630 है, तो 1 × 630, 630, 7 × c 7c, तो डायरेक्ट 7 से इसको डिवाइड दे देना, c का वैल्यू मिल जाएगा। 630 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 90 जार 630। ठीक है, तो c की जगह 90 है। अब d का वैल्यू तो 42 डिवाइडेड बाई d है, तो d इंटू 1d, तो 7 42 जार, तो 7 से 42 मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसे ही होगा ना, 7 2 जार 14, 4 कैरी ओवर 1, 7 4 जार 28 प्लस 1 29 है, तो 294 है d की जगह, 294 e बाई 35। तो देखिए जस्ट ये e होगा और नीचे 35 होगा, 35 है, तो 7 इंटू 7 ही इंटू 35, तो 35 को 7 से डिवाइड दे देना, 7 5 × 35, तो 5 है, तो e की जगह 5 है। बढ़िया है भाई। नेक्स्ट बी नंबर देखिए x बाई वाई, तो पहला यहाँ a है, a 9, 12b, c 45, तो ये जो 36/54 है ना, इससे हम कांस्टेंट को पता लगाएंगे, तो 36/54 है, तो 18 से काट सकते हैं, 18 3 जार 36, सॉरी 18 2 जार 36, 18 3 जार 54, तो 2/3 है, तो ये जो 2/3 है इससे काम करना, 2/3 इज इक्वल टू, तो पहला a बाई 9 है, ये a है, a बाई 9 है, तो 2 9 जार 18, 3 × a 3 है, 3a इज इक्वल टू 2 9 जार 18 है, तो a इज इक्वल टू 18 अपन a का कोएफिशिएंट t है, डिवाइड देना, तो 3 6 जार 18 है, तो 6 है a की जगह। ठीक है, 6 है। b, अब b की जगह क्या होगा देखिए 12/b है, 12 अपन b, तो 2 × b 2b, तो मतलब क्या है b की वैल्यू चाहिए,
तो बी का कोएफिशिएंट 2 होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो 3 इंटू 12 को 2 से डिवाइड देना, 2 6 12, 3 6 18, तो बी की जगह 18 है। नेक्स्ट सी बाई 45 है, तो सी बाई 45, तो 3 इंटू सी 3 सी, 2 इंटू 45 90, तो 90 को 3 इंटू सी 3 से डिवाइड देना, तो 30 होगा। ठीक है, तो सी का जगह बस 30 है। नेक्स्ट देखिए 54 बाई डी, 54 अपन डी है, तो 2 इंटू डी 2 डी, 3 इंटू 54, 3 इंटू 54 को 2 इंटू डी 2 से डिवाइड देना, डी का कोएफिशिएंट 2 होगा, 2 27 जार 54, तो 3 27 जार 81, तो डी का जगह 81 है बस। नेक्स्ट ई बाई 126, ठीक है, ऊपर ई है नीचे 126 है, तो 3 इंटू ई 3 ई इज इक्वल टू 2 इंटू 126 है, 126, तो ई का वैल्यू चाहिए, तो ई का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड देना है। अच्छा 3 42 जार 126, 2 42 जार 84, तो ई की जगह 84 है। सिंपल है भाई। भाई नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹168, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। तो किसी एक क्लॉथ है, कपड़ा है जिसकी 3 मीटर की कीमत है 168 रुपया, ठीक है, तो इसका 17 मीटर की कीमत क्या है? भाई ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड की तरह है, यूनिटरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछा जाएगा 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन ये बताएगा नहीं कि भाई प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर यूनिटरी मेथड का। अच्छा रेशियो से भी आप कर सकते हैं, तो भाई एक्चुअली रेशियो का जो मेथड है वो वही प्रोपोर्शन का मेथड ही है, ठीक है, रेशियो जब बराबर होता है तो इसको हम प्रोपोर्शन में कहते हैं। अच्छा तो यहाँ देखिए इजी होगा यूनिटरी मेथड, जस्ट 2-3 लाइन से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की भी, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा। अच्छा लेकिन यहाँ हम प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है, थ्योरी है, इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बाद में मैं यूनिटरी मेथड से भी आपको दिखाऊंगा, एग्जाम में तो मेंशन नहीं करेगा भाई कि कौन से मेथड से सॉल्व करें, तो ध्यान में रखना एग्जाम में आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी टाइम बच जाएगा, इजी भी होगा। अच्छा तो यहाँ देखिए 3 मीटर की कीमत 168, 3 मीटर ये क्वांटिटी है, ये पैसा है, प्राइस है, तो 17 मीटर की कीमत क्या होगा? तो ये कपड़ा है, तो ये भी कपड़ा है ना 17 मीटर, ये भी क्वांटिटी है, तो इसके अगेंस्ट प्राइस कितनी? देखिए 3 के अगेंस्ट 168 है, तो 17 के अगेंस्ट क्या होगा? तो इसको x मानेंगे, मतलब ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम x मानेंगे, और ये जो प्राइस है इसके अगेंस्ट y मानेंगे, ठीक है। हाँ भाई इसको भी y मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको x माने और इसको y माने, ए बी सी भी मान सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी 2 वेरिएबल्स आपको चूज करना होगा, ठीक है, रैंडमली किसी 2 वेरिएबल। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं एक्स वाई वेरिएबल ज़्यादातर चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी 2 आ रही है, अलग अलग 2 भरा है, एक तो 3 है और एक तो 17 है, ठीक है। तो सीधा सीधी यहाँ ऐसे लिखना है यार, x1 ये दोनों x है, एक ही टाइप की क्वांटिटी है, x है, तो भाई x1 x2 ऐसे, तो ऐसा अलग अलग करके लिखना, x1 इज इक्वल टू 3 है, अच्छा x2 इज इक्वल टू, इसको x2 मानिए 17 है, तो इसके अगेंस्ट ये है, तो इसको अगर x1 माना तो ये तो प्राइस तो y है ना, तो इसको y1 मानेंगे, y1 इज इक्वल टू 168, यहाँ रुपीस टूपीस मत लगाना। तो आप देखिए इसके अगेंस्ट क्या आएगा, वही प्राइस आना है ना, प्राइस चाहिए ना, प्राइस को तो हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये तो y1 हुआ, मतलब x1 के अगेंस्ट y1 ये है, तो x2 जब 17 है तो इसके अगेंस्ट जो प्राइस है यानी कि y2 है वो क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा लेट करेंगे, लेट दी प्राइस बी रुपीस y2, बस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, तो ये जो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो है ये ऐसा है, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2 है, ये फॉर्मूला याद में रखना, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x1, अब आप देखिए ये जो वेरिएबल्स है अलग अलग, इनकी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पुट कर देना, बस आंसर आपको मिल जाएगा। तो x1 क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई y1 क्या है 168 है, इज इक्वल टू x2 क्या है
17 है, तो डिवाइड बाई y2 हमें चाहिए ना, तो y2 तो हमने लेट कर बैठी ना, तो y2 की जगह जस्ट y2 है। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 3 इंटू y2 3y2 इज इक्वल टू 17 इंटू 168, 17 इंटू 168। देखिए ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए ना तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह अमाउंट भी नंबर भी बढ़ा जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट बहुत बड़ा एक नंबर आएगा ना, बाद में वही 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज y2 का वैल्यू चाहिए, तो y2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 168 डिवाइडेड बाय क्या है, इसका y2 का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड देना। आप 3 से देखिए इसको डिवाइड दे सकते हैं, देखिए 3 से 168 को आप डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा 3 5 जार 15, 1 बचा 18, 3 6 जार 18, तो मतलब 356 जार 160। आप 17 से 56 को मल्टीप्लाई कर देना, तो इज इक्वल टू 952 है। तो ये 952 देखिए y2 का वैल्यू है, और y2 हमने क्या लेट दी प्राइस भी, और किसके प्राइस भाई, ये जो 17 मीटर कपड़े की प्राइस है, ठीक है। तो देयरफॉर आप थोड़ा सा डिटेल्स में लिखिए, प्राइस ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹952। अच्छा अगर यूनिटरी मीटर में सॉल्व की जाए ना तो जस्ट 3 लाइन से काम हो जाएगा। पहले इसे लिखना, प्राइस ऑफ 3 मीटर, प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹160, ठीक है, इस साइड में लिखना। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, इस साइड की जो अमाउंट आएगा ना, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ₹168। अच्छा प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़, इस साइड की जो क्वांटिटी है हमेशा इसको लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी दी जाती है इससे डिवाइड होता है, और राइट साइड में कौन सी क्वांटिटी आएगा, जहाँ में निकलना है वही इक्वेशन के राइट साइड में रखना, क्योंकि यहाँ में प्राइस निकलना है तो प्राइस को राइट साइड में रखना। तो आप लेफ्ट साइड में क्या है 3 है, राइट साइड में 168 है, तो 168 को 3 से डिवाइड देना। फिर देखिए यहाँ आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, तो 56 आएगा ना, 56 आएगा, तो 56 रुपये आएगा एक क्वांटिटी, एक मीटर की। तो यहाँ यूनिटरी मीटर मतलब क्या है, एक यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेना, आप जितने यूनिट चाहे भाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितने यूनिट की चाहिए 17, तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, जस्ट इसको 17 से मल्टीप्लाई करना, ₹56 इंटू 17 इज इक्वल टू ₹952। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट हुआ ना, बहुत शॉर्टकट हुआ। तो एग्जाम में भाई आपको तो पूछेगा ही, तो वैसे ही यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देना, ठीक है। हाँ अगर मेंशन कर दी जाए ना एग्जाम में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट बाय क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 175 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। तो एक कार 4 घंटे में 160 किलोमीटर रन करता है, तो वही कार सेम स्पीड में अगर 175 किलोमीटर रन करे ना तो कितने घंटे लगेगा, कितनी टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए यार x1 4 है, तो x1 क्या है, टाइम है। देखिए टाइम टू x और डिस्टेंस y मानिए, डिस्टेंस को y लेट करिए, तो 4 घंटे है x1 और इसके अगेंस्ट y1, यानी कि 4 घंटे के अगेंस्ट डिस्टेंस कितने हैं 160 है। अब देखिए डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस है लेकिन टाइम चाहिए, तो टाइम को तो x ना, x दिया हमने, तो 175 जो है ना ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हमने y लेट की, तो y1 ऑलरेडी 160 है, इसके अगेंस्ट x1 4 है, तो अब y2 ये होगा ना 175, तो इसके अगेंस्ट x2 क्या होगा, देखिए ये x1 है ये y1 है, तो y2 है मतलब हमें x2 चाहिए ना, तो लेट दी रिक्वायर्ड टाइम भी x2, यहाँ आवर्स में है तो एच मतलब आवर्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2 है, तो इज इक्वल टू x1 क्या है 4 है, y1 क्या है 160 है, x2 क्या है, x2 तो हमें चाहिए ना, तो x2 डिवाइडेड बाई y2 क्या है 175 है, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 160 x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 175, 4 इंटू 175 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, इजीली हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो इम्प्लाइज x2 का वैल्यू चाहिए, तो x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 175, 4 इंटू 175 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 160 है, तो 160 से डिवाइड देना बस। अब देखिए 4 से काटिए,
4 40 जार 160 कट गया, ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 5 8 जार 40 और 5 3 जार 15, 5 5 5 25, तो 35/8 आवर्स है। तो इज इक्वल टू, इसको डिवाइड दे दीजिए 8 से 35 को, तो 8 4 जार 32 है, तो 3 बचा ना, तो डेसिमल पॉइंट के साथ एक जीरो ला सकते, तो इतने उतने तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 कंप्लीट 3/8 है, 3/8 आवर्स, बस ऐसे लिखने से हो जाएगा। अगर डेसिमल में जाए ना तो 4.375 समथिंग ऐसा होगा, ठीक है, 4.375 आवर्स समथिंग ऐसा होगा। तो देखिए मैक्सिमम केस में मतलब ये बेटर ही होता है कि टाइम अगर आए ना और फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में रहने देते हैं। और ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, जब टाइम के मामला होते हैं तो डेसिमल पॉइंट की मैटर ज़्यादातर इग्नोर करते हैं लोग, हमेशा ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जैक्ट कोई नंबर ना आए, मतलब एग्जैक्ट कोई इंटीजर ना आए, तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही बहुत कम लिखते हैं। हाँ, अगर ऐसे ही लिख दिया ना आपने तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है बस। तो देयरफॉर आंसर में लिखना रिक्वायर्ड टाइम टेकन इज 4 कंप्लीट 3/4 आवर्स, बस। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ए कार ट्रेवल्स 47 किलोमीटर with 4 liters of petrol, how much petrol will be needed to travel a distance of 235 किलोमीटर। तो भाई इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है, किसी एक कार को 4 लीटर पेट्रोल से 47 किलोमीटर चलना है, तो वही कार को अगर 235 किलोमीटर चलना है तो कितने लीटर पेट्रोल चाहिए। तो 4 लीटर पेट्रोल 47 किलोमीटर, तो कितनी लीटर पेट्रोल 235 किलोमीटर। इसको रिवर्सली सोचिए, 47 किलोमीटर के लिए 4 लीटर है, तो 235 किलोमीटर के लिए कितने लीटर है, बस सिंपल है। तो पेट्रोल को x मानना और डिस्टेंस जो है ना इसको y मान लेना। तो पेट्रोल 4 लीटर x1 है, तो इसके अगेंस्ट डिस्टेंस y1 है। तो अगर y2 ये भी तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को y मानना, तो y1 है y2 भी है, मतलब डिस्टेंस अब है। तो इसके अगेंस्ट पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल को तो x हमने लेट करी और x1 तो ऑलरेडी लेट हो गए, तो अब क्या बाकी है x2 है। तो लेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोल बी x2 लीटर, सिंपल है। आप वैल्यू पुट करना x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 बस। तो x1 क्या है 4 है, इम्प्लाइज 4/47 इज इक्वल टू y2 कितने x2 था, x2 है और y2 235 है। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 47 x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 235 है। तो इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 235 होल डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट 47 है, 47 हाँ 4, अच्छा सॉरी ये 47 नहीं 4 इंटू 4 है, सॉरी 4 है, 4 इंटू 235 डिवाइड बाई 47, ठीक है। तो 47 5 जार 235, तो 4 5 जार क्या है 20 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेट्रोल इज 20 लीटर। थोड़ा सा शॉर्टकट लिख सकते हैं। By next 6 number देखिए, if 20 cans of 1 liter fruit juice are packed in 1 carton, then how many cartons are needed to pack 500 such cans। तो भाई 1 लीटर की ऐसी डब्बा, 1 लीटर की जूस की डब्बा है, तो ऐसे एक कार्टन में, और एक कार्टन में 20 डब्बे भर सकते हैं आप। कितने डब्बे 20 डब्बे, कितने कार्टन में 1 कार्टन में। तो भाई 500 डब्बे के लिए कितने कार्टन्स चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ कार्टन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्टन्स को x और डब्बे, ये जो कैंस है y मानिए, ठीक है। तो 1 कार्टन 20 डब्बे कैंस, तो x1 1 है, तो y1 20 है, तो मतलब y1 20 है तो x1 1 है, तो y2 500 है, तो x2 क्या है, तो इसको हम लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्टन्स बी x2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1/y1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करना, x1 1 है, y1 20 है, इज इक्वल टू x2, तो x2 है चाहिए ना, और y2 500 है बस। तो x2 इंटू 20, तो 20x2 इज इक्वल टू 1 to 500 500, तो इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 500 अपन 20 है, तो x0 से x0 काट देना, 225 जार 50 है, तो 25 आ रही है ना। तो मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्टन्स इज 25, तो मतलब 500
डब्बे भरने के लिए, कैंस भरने के लिए कितने कार्ड्स चाहिए? 25 कार्ड्स चाहिए। नेक्स्ट भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 बुक्स ऑफ द सेम साइज आर पैक्ड इन 5 बॉक्सेस, हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 216 सिमिलर बुक्स। तो भाई एक बॉक्स में 120 बुक्स मतलब किताब पुस्तक आप भर सकते हैं, तो 216 बुक्स के लिए कितनी बॉक्सेस चाहिए होंगे? सिंपल कंसेप्ट है, ये 120 के लिए एक बॉक्स है, तो 216 के लिए कितने होंगे? तो देखिए नंबर ऑफ बॉक्स x और नंबर ऑफ बुक्स y मानिए, तो जब x1 5 है तो y1 120 है, तो जब y2 216 है तो x2 क्या है? मतलब देखिए नंबर ऑफ बुक्स क्या है? y है और नंबर ऑफ बॉक्स x है, तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए ना, कितने के लिए? y2 यानी कि 216 के लिए। तो y2 के अगेंस्ट क्या आ रही है? x2 आ रही है, तो x2 हमने लेट कर लेंगे भाई, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स बी x2। ठीक है, अब तो सिंपल है वैल्यूज पुट करना, तो 9 आ रही है। ठीक है, 5 24 ज़र 120 काट गया, 24 9 ज़र 216, तो 9 है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 9, 9 बॉक्स चाहिए 216 बुक्स रखने के लिए। मैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पोल 5.4 मीटर लॉन्ग casts a shadow of length 2.7 meter. At the same time, another pole casts a shadow of length 1.8 meter. Find the length of the second pole. तो सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक खंबा है जिसकी साया ज़मीन पे गिर रही है, तो वो जो पोल है ना, वो जो खंबा है वो 5.4 मीटर लंबा है और इसकी साया जो है, शेडो जो है ना, वो 2.7 मीटर है। दूसरे एक पोल है और इसकी शेडो है 1.8 मीटर। तो एक्चुअली दूसरा जो शेडो है दूसरा जो पोल है, सेकंड पोल जो है ना, इसकी एक्चुअल लंबाई कितने? तो भाई देखिए जब 2.7 मीटर शेडो है तो इसकी एक्चुअल लेंथ यानी कि हाइट 5.4 है, तो जब 1.8 मीटर शेडो होगा तो इसके अगेंस्ट एक्चुअल हाइट क्या होगा पोल का? ठीक है, अच्छा तो देखिए एक्चुअल जो हाइट इसकी x मानिए और शेडो का हाइट y मानिए। ठीक है, तो देखिए x1 5.4 है, y1 2.7 है, तो y2 1.8 है, तो इसके अगेंस्ट क्या चाहिए? x2 चाहिए, तो x2 कितने हैं? मतलब यहाँ क्या है, एक पोल है और इसकी शेडो है, पोल की लंबाई शेडो की लंबाई, तो x1 y1। तो आप देखिए दूसरा जो पोल है इसकी शेडो की लेंथ दी गई है, शेडो दी गई है 1.8, तो इसके अगेंस्ट एक्चुअल लेंथ तो x है ना, तो y2 अगर 1.8 है मतलब सेकंड जो पोल है इसकी शेडो की लंबाई, तो इसके अगेंस्ट जो एक्चुअल लंबाई है पोल का वो तो x2 ही होगा ना। तो लेट दी लेंथ ऑफ दी सेकंड पोल बी x2 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए वैल्यूज पुट कर देना, तो x1 5.4 है डिवाइडेड बाय y1 कितने हैं? 2.7 है, तो इज इक्वल टू x2 अपन y2 1.8 है, तो इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 5.4 इंटू 1.8 है डिवाइडेड बाय 2.7 है, 2.7 है। तो देखिए एक काम करिए, डेसिमल पॉइंट इन दोनों से रिमूव कर लीजिए, तो ये 54 हो रही है, ये 27 हो रही है, लेकिन तीनों से नहीं, ये एक डेसिमल है, ये भी एक डेसिमल है, एक एक नंबर से करना, इसको ऐसे ही रहने देना। तो 27 2 ज़ार 54, अब 2 इंटू 1.8, तो इज इक्वल टू 2 8 ज़ार 16, 6 कैरी ओवर 1 है, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3 है, तो 3.6 है। ठीक है, तो देयरफॉर द एक्चुअल हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 3.6 मीटर। नेक्स्ट आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर इज कवर्ड इन 6 आवर्स and find the time taken to cover a distance of 78 किलोमीटर at the same speed। बहुत ईजी है भाई, किसी एक 52 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो 78 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे? भाई बहुत बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, टाइम को x मानिए और डिस्टेंस को y मानिए बस। अच्छा तो जब y1 यानी कि 52 किलोमीटर डिस्टेंस है तो टाइम 6 आवर्स है, तो जब 78 किलोमीटर डिस्टेंस है तो टाइम कितने होंगे? ठीक है, तो भाई x तो टाइम है ना, x तो टाइम है, तो y1 और y2 है, तो आपको चाहे x2 x1 भी है, तो लेट द टाइम टेकन बी x2 आवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, आपको 9 आएगा लास्ट में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? आंसर रिक्वायर्ड टाइम इज 9 आवर्स। बस मतलब 78 किलोमीटर तय करने के लिए 9 घंटे समय लगेगा, बस सिंपल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए मैन अर्न्स ₹1475 इन 2 वीक्स, फाइंड द अर्निंग्स इन 10 वीक्स। तो मतलब क्या है, एक व्यक्ति 2 हफ्ते में 1475 रुपया उपार्जन करता है। तो वही आदमी 10 वीक में 10 हफ्ते में कितने उपार्जन करेंगे? ठीक है, सिंपल है भाई। हफ्ता को मतलब टाइम, ये हफ्ता टाइम है, तो हफ्ता को x और अर्निंग को y मान गए। ठीक है, तो जब x 2 है, y 1475, यानी कि x1 देगा। तो जब x2 10 है तो y2 क्या होगा? मतलब क्या है, लेते अर्निंग्स बी ₹y2। अब आप देखिए y2 चाहिए ना, x1 है y1 है, x2 है y2 चाहिए। ठीक, तो x क्या है? टाइम। तो टाइम तो दोनों के केस में हमें दे रखा ना, तो हमें निकलना क्या है भाई, अर्निंग्स। तो अर्निंग, एक अर्निंग तो हमें है, मतलब 2 के अगेंस्ट जो अर्निंग है, तो आप 10 के अगेंस्ट कितने अर्निंग है, तो वही एक y2 है। तो आप फॉर्मूला तो लगाइए ना, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। आप वैल्यूज पुट करना है, x1 2 है डिवाइडेड बाई y1 कितने हैं 1475 है, इज इक्वल टू x2 क्या है 10 है, तो y2 यही रहने देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 2 × y2 2y2 इज इक्वल टू 10 × 1475। तो दिस इम्प्लाइज y2 चाहिए ना, तो y2 इज इक्वल टू 10 × 1475 अपन y2 का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करना, 2 5 जा 10, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 कैरी ओवर 2 है। अच्छा 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 7 कैरी ओवर 2 है। 5 4 जा 20 प्लस 2 23, 2 कैरी ओवर 2 है। 5 1 जा 5 प्लस 2 7 है, तो 7375। तो देयरफॉर रिकॉर्ड अर्निंग इज ₹7375। भाई क्या लग रहा है, मैथ्स टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है, कमेंट में बताना। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a dozen bananas cost ₹66, then how many bananas can be bought for ₹132? एक डजन बनाना की कलर की कीमत क्या है 66 रुपये है। तो भाई 132 रुपये से आप कितने डजन केला खरीद सकते हैं, बनानास खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए बनाना को x और प्राइस को y, तो यहाँ y मतलब इतनी प्राइस में कितने बनानास खरीद सकते हैं। मतलब अगर बनाना x है तो x1 के अगेंस्ट 66 यानी कि y1 है, तो आप y2 है तो इसके अगेंस्ट x2 क्या है, तो लेट दी नंबर ऑफ बनानास भी x2 है। ठीक है, मतलब आपको x2 चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए एक डजन की जगह मैंने 12 लिखा, तो एक्चुअली एक डजन में 12 पीस होते हैं, 12 पीस से एक डजन बनती है ना, तो एक डजन की जगह 12 लिख देना बस। तो लेट द नंबर ऑफ बनानास भी x2। अब देखिए वैल्यूज पुट करना है, x1/x2, x1 क्या है 12 डिवाइडेड बाई y1 क्या है 66 इज इक्वल टू, आपको x2 चाहिए तो x2 डिवाइडेड बाई y2 कितने 132 है। तो x2 का कोएफिशिएंट 66 है, तो एक काम करिए कोएफिशिएंट से तो बाद में ये जो 12 × 132 आएगा ना, वही इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट करिए, तो x2 इज इक्वल टू 132 × 12 अपॉन 66 है, एक साथ काम हो गया। ठीक है, अच्छा 6 2 = 12, 6 11 = 66। ठीक है, तो 11 12 = 132, तो 2 12 = 24 है, 24 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बनानास इज 24, या फिर ऐसे लिखिए 24 बनानास बस। बाय नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 kg of rice cost ₹294. A number find the cost of 18 kg of rice. B number how many kg of rice can be bought for ₹840. तो इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है कि 7 किलोग्राम चावल की कीमत 294 रुपये है, 294 रुपीज़ है। तो 18 किलोग्राम की कीमत कितनी है, सिंपल है, क्वांटिटी x मानिए और प्राइस को y मानिए। तो x1 7 y1 294, तो अब x2 18, तो इसका अगेंस्ट y2 क्या है, तो वही फॉर्मूला 756 आ रही है। ठीक है, तो आंसर कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम राइस इज ₹756। दूसरा आप कह रहे हैं कि 840 रुपये से आप कितने किलोग्राम चावल खरीद पाएंगे। तो आप अगेन x1 7 y1 294, ये तो ठीक है, बी नंबर के केस लिए बी नंबर है। अब y2 है 840, यहाँ x2 था मतलब चावल की क्वांटिटी, तो आप चावल की क्वांटिटी नहीं है। सेकंड केस में
अमाउंट दे रखा, प्राइस दे रखा, तो इसके अगेंस्ट चावल की क्वांटिटी कितने हैं वही निकलना है। तो क्वांटिटी को हम तो एक्स लेट करी थी ना, तो एक्स, तो x1 है तो हमें x2 चाहिए। तो यहाँ देयरफॉर x2 जगह क्या है, तो यहाँ आप एक लाइन लिख के ऐसे लेट कर सकते हैं, लेट दी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ राइस बी x2 किलोग्राम, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। तो 7/294 इज इक्वल टू x2 अपन 840, तो सिंप्लीफाई कर देना, आपको 20 मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर 20 kg राइस कैन बी बॉट फॉर रुपीज 840, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹175, ए नंबर हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट फॉर ₹1225, और बी नंबर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 12 नंबर की तरह है। 5 पुस्तक की कीमत ₹175 है, तो 1225 रुपये से आप कितने पुस्तक खरीद सकते हैं, ए नंबर। बी नंबर में कह रहा है कि 17 पुस्तक के लिए कितने रुपया चाहिए। तो पहले देखिए, नंबर ऑफ बुक्स x है, प्राइस 5, तो x1 5, y1 175, y2 1225 है, तो x2 क्या है, तो देखिए x2 35 है, यानी कि आंसर 35 बुक्स ए नंबर का। बी नंबर देखिए अगेन x1 5, y1 175, लेकिन आप x2 के अगेंस्ट ले लीजिए, मतलब 17 बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स। तो जब नंबर ऑफ बुक्स 17 है तो नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, यानी कि y2 कितने, तो ये y2 लेट करिए, वही फॉर्मूला है, तो y2 595 आ रहा है, तो यानी कि आंसर कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज ₹590, बहुत सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑटोमेटिक मशीन इन ए फैक्ट्री फिल्स 1000 मिल्क बोतल्स इन 3 आवर्स, हाउ मेनी सच बोतल्स कैन बी फील्ड इन 19 आवर्स 30 मिनट्स बाय द मशीन। तो किसी एक फैक्ट्री में एक मशीन 3 घंटे में 1000 बोतल्स भर सकता है, मिल्क बोतल, दूध की बोतल भर सकता है 3 घंटे में 1000, तो 19 घंटे और 30 मिनट में कितने बोतल्स वो मशीन भर पाएगा, ठीक है। तो पहले 19 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा मतलब 19 घंटे और आधा घंटा, तो 19.5 आवर्स है। सिंपल है, यहाँ देखिए 19 आवर्स 30 मिनट्स 19 प्लस 30/60, तो मिनट्स को 60 से डिवाइड देने से आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यार x1 3, y1 1000, तो x2 देखिए x क्या है, टाइम है, और बोतल्स y है, तो x2 19.5 है, तो y2 क्या है, लेट द नंबर ऑफ बोतल्स बी y2। तो अब सॉल्व करना, तो देखिए यहाँ कैसे हो, 19.5 इंटू 1000, तो 19.5 को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए ना, तो 19500 होगा। आप 3 से डिवाइड है, तो देखिए 3 6 0 18 1 3 5 0 15 और 00 6500 है, ठीक है। तो वैसे ही 6500 आया, तो आंसर देखिए नंबर ऑफ बोतल्स इज 6500, तो मतलब 19 घंटे और 30 मिनट में 6500 बोतल्स वो मशीन भर पाएगा, सिंपल हिसाब है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए मैप ड्रॉन टू स्केल 1 centimeter represents 100 kilometer. If the actual distance between two towns A and B is 625 kilometer, find the distance between the town between the two towns in the map. तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये है भाई, मैप में डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, मैप में 1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस दिखाया जाए तो एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगा। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस 625 किलोमीटर है, तो मैप में जो इमेजिनरी डिस्टेंस वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यार देखिए मैप में डिस्टेंस x है और एक्चुअल डिस्टेंस y है, तो दोनों एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है और एक मैप में डिस्टेंस दी गई, तो दूसरा मैप में जो डिस्टेंस है वो x2 होनी चाहिए ना। तो लेट दी डिस्टेंस इन दी मैप बी x2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैप की डिस्टेंस सेंटीमीटर में आती है, तो x1 1, y1 100, y2 625, तो x2 क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए भाई। तो 625/100 है, तो 100 से डिवाइड देना कुछ नहीं, मतलब डेसिमल पॉइंट गिन के पुट कर देना। 100 में 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट जोड़ के एक डेसिमल पॉइंट लगा देना भाई, 6.25 आ रही है। तो आंसर डिस्टेंस इन मैप इज 6.25 सेंटीमीटर बस, मतलब 625 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस की जो मैप में देखा हुआ होगा ना, वो 6.25 सेंटीमीटर ही होगा, बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:25 lakh. If the distance between two towns in the map is 5 centimeter, what is the actual distance in kilometer between the two towns? तो देखिए मैप में डिस्टेंस और एक्चुअल जो डिस्टेंस है इसकी रेशियो है 1:25 लाख, ठीक है।
1:25 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल डिस्टेंस, ये मैप का डिस्टेंस, ये एक्चुअल डिस्टेंस, ये रेशियो है भाई, ये ना तो सेंटीमीटर ना तो किलोमीटर में है, ठीक है। अच्छा, ये किलोमीटर में नहीं है, ये भाई रेशियो है, ठीक है। तो किसी दो टाउन के बीच मैप में जो डिस्टेंस है वो 5 है, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर। तो इसके अगेंस्ट दोनों टाउन्स का एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो क्या है? तो लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दी टू टाउन्स बी y2। यहाँ देखिए मैप की डिस्टेंस 1 x है और एक्चुअल डिस्टेंस y। तो when x1 is 1 and y1 is 25 लाख, अगेन when x2 is 5 then y2 is क्या? तो फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, y1 इज इक्वल टू y2 इंटू 1 y2 है, तो y2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 5 इंटू 25 लाख, तो 5 25 लाख आर 125 लाख। तो 125 लाख मतलब क्या है? 1 करोड़ 25 लाख है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये भाई सेंटीमीटर में है, मैप का जो डिस्टेंस है वो तो सेंटीमीटर में, तो एक्चुअली ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करना। तो देखिए 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं, वैसे 1000 मीटर से 1 किलोमीटर होते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब सेंटीमीटर से डायरेक्ट अगर किलोमीटर में जाना है तो 100 इंटू 1000 से डिवाइड देना होगा। तो 100 इंटू 1000 से डिवाइड दिया, तो 100 इंटू 1000 में 5 जीरो है, तो ऊपर भी 5 जीरो है, काट लेना, तो जस्ट 125, तो 125 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस इज 125 किलोमीटर। वेरी सिंपल है भाई। तो बहुत सिंपल है भाई, एक लड़का जो पर आवर प्रति घंटा 5 किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो इसके लिए 1 घंटे 45 मिनट में वो कितने दूरी चल पाएगा। और दूसरा कंडीशन है, मतलब बी नंबर, 8 किलोमीटर के लिए वो कितनी घंटे टाइम इसकी ज़रूरत होगा, ठीक है। तो यार टाइम एक्स और डिस्टेंस y बनी, तो 1x1 1 y1 5 है, तो 1x2 इज इक्वल टू 1.75 हुआ कैसे? देखिए 1 घंटा 45 मिनट, तो जो मिनट है इसको 60 से डिवाइड देना तो वो घंटे में आ जाएगा, तो 1 घंटा और 45, तो 1 + 45/60 आवर्स, तो 45/60 यानी कि 1.75। देखिए एक्चुअली देखिए 45 मिनट जो है ना 1 घंटा की 4 भाग की 3 भाग है, तो 4 भाग की 3 भाग 0.75 है, तो इधर देखिए 1 कंप्लीट है, तो 1.75 आवर्स। तो y2 8.75 आ रही है, 8.7, तो आंसर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इज 8.75। दूसरा बी नंबर देखिए, अगेन x1 1 y1 5 है, तो ठीक है। आप देखिए डिस्टेंस है, मतलब y2 है, तो x2 क्या चाहिए? x2 चाहिए। लेट द टाइम टेकन बी x2 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 इज इक्वल टू इम्प्लाइज 1/5 इज इक्वल टू x2 by 8। अब y2 की जगह 8, तो x इज इक्वल टू 8/5 होगा, तो 8/5 मतलब 1.6 है, तो आंसर रिक्वायर्ड टाइम टेकन इज 1.6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 3/5 है, ठीक है। मतलब 8 में 5 तो एक बार है और 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, रिमाइंडर होगा, तो 3/5 है, ठीक है। तो 1 आवर, अच्छा इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए 3/5 को, तो देखिए 3/5 को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए ना, तो 3/5 को जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करना, 5 12 60 है, 3 12 36 है, तो 36 मिनट है, मतलब 1 आवर 36 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर रखने से हो जाएगा, ठीक है, 1 and 3/5 आवर्स। भाई अब नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड ए नंबर द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स, बी नंबर द टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल 17 नंबर की तरह है, यहाँ आंसर देख लीजिए, बहुत इजी है, 17 नंबर से भी इजी है, और क्वेश्चन सेम 17 नंबर की तरह है, सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ x1 3 है और y1 15 है, ठीक है। 17 नंबर में x1 1 था और y1 क्या था? 5 था, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब भाई नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ए कार गोज एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, at this rate a number find the distance covered in 4 hours, b number find the time taken to cover a distance of 65 किलोमीटर। तो ये भी भाई बिल्कुल 17 और 18 की तरह सेम है,
अब x1 की जगह 1 है और y1 की जगह 50 है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो ए नंबर के आंसर आ रही है 200 किलोमीटर, मतलब 4 घंटे में 200 किलोमीटर। देखिए 1 घंटे में 50 है तो 4 घंटे में 200 है, सिंपल है। अच्छा दूसरा देखिए, अगर 65 किलोमीटर जाना है उसी स्पीड में तो कितने टाइम लगता है, तो लेट द टाइम टेकन भी है x2 आवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही फॉर्मूला अप्लाई करना। तो अब x2 तो चाहिए ना, तो y2 की जगह 65 है, तो x2 इक्वल 65/50। तो कैंसिल करके 5 से कैंसिल करिए तो 5 13 65 5 10 50, तो 13/10 यानी कि 1 कंप्लीट 3/10 है। तो आंसर देखिए, टाइम टेकन इज 1 कंप्लीट 3/10 आवर्स। अच्छा इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट किया जाए, देखिए तो 3/10 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 3/10 इंटू 60, 10 6 × 60, सॉरी 6 × 60 6 6 3 6 × 18 है, तो 18 मिनट्स है, 18 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब 1 घंटा 18 मिनट, 1 आवर 18 मिनट्स, ठीक है। अच्छा ऐसे ही रखना बेटर होगा, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत लंबा था, समाप्त हो गया वीडियो। अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैंने लास्ट ईयर में आपकी बुक की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 जो कंस्ट्रक्शन का था ना, वो कम्प्लीटली अपलोड कर दिया, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।